स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। ये इसका सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 है, इंडियन इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर का नाम है कृषि की विशेषताएं। जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद जो कृषि है वो उभर कर सामने आई और स्वतंत्रता से पहले क्या योगदान रहा और किस तरीके से कृषि में वृद्धि की गई। तो ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व या फिर भूमिका। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि है उसका महत्व क्या है या फिर उसकी भूमिका क्या है, तो दोनों का आंसर यही होगा। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसे नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। और अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें इकोनॉमिक्स में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आप पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर देना है। तो देखिए, जीडीपी में योगदान। भारत में जो कृषि थी, जब स्वतंत्रता से पहले 1947 में, उस स्वतंत्रता से पहले जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो हमारा जो रोजगार का साधन कहा जा सकता है वो क्या थी, कृषि थी। तो जीडीपी में योगदान जो कृषि है उसका, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब नियोजन की जो अवधि थी, नियोजन मतलब जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, नियोजन, तो जो नियोजन की जो अवधि थी उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने जीडीपी में योगदान दिया है तो वो है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से 15 से लेकर 50% जीडीपी में योगदान रहा है, ठीक है। जिससे कि परंतु अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्तमान में जो जीडीपी में जो कृषि का जो क्षेत्र था उसका जो योगदान है वो घटता हुआ आ रहा है, उसमें गिरावट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसका कारण ये नहीं है कि हमारे जो कृषि में जो व्यवस्थाएं हैं, जो तकनीक है वो कम पड़ रही है और कृषि नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं है। हम कृषि के साथ साथ और भी काम कर रहे हैं, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र हो गया हमारा और जो तृतीय क्षेत्र हो गया, तो वो भी क्या कर रहा है, योगदान कर रहा है जीडीपी में, जिससे कि जीडीपी में कृषि का योगदान अब कम होता आ रहा है। यह हमारे लिए अच्छी भी बात कही जा सकती है। तो जीडीपी में जो योगदान था भारतीय कृषि का, स्वतंत्रता के बाद जो हमने नियोजन अपनाया था, जो हमने नीतियां अपनाई थी, जो पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, उसके प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हमने कृषि को ही महत्व दिया था। उसके बाद भी जो कृषि है उसके द्वारा जीडीपी में 15 से लेकर 50% तक जीडीपी में योगदान रहा है। तो आपको ये क्या करना है, आपको नोट करना है ये। और अगर आप ऐसे जो आंकड़े हैं वो लिखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। आगे देखिए, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। जो कृषि है वो क्या करती है, मजदूरी जो वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति करती है। मजदूरी वस्तुएं क्या होती हैं, बात ये आती है, जो मजदूरी वस्तुएं होती है वो देश की जो जनता हो, मजदूरी वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो देश की जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए देश की जनता उन्हें प्रयोग करती है। मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मजदूरी वस्तुएं कहा जाता है। तो इसकी जो पूर्ति है वो ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र से होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वह कपड़ा पहने बिना रह सकता है, महंगे से महंगे कपड़ा पहने बिना रह सकता है, अच्छे बिना फर्नीचर के रह सकता है, अच्छे घर में रहना न रहना उसकी मजबूरी हो सकती है, परंतु बिना खाए पिए वो नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो कृषि है उसके द्वारा जो मजदूरी वस्तु है उनकी पूर्ति होती थी। क्योंकि जो खाने में, जैसे कि जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल, बाजरा, इस तरीके की जो कृषि जो प्रदान करता है हमें अनाज, उसके द्वारा जो मजदूरी वस्तु है उनकी पूर्ति होती थी। और मैं आपको बता दूं, जो भारत में कृषि क्षेत्र क्या करता है, भारत में 125 करोड़
या फिर 125 करोड़ कहा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 130 करोड़ जो लोग हैं उनको भोजन प्रदान करता है। और इसके साथ साथ अगर हम चारे की बात करें, पशुओं का चारा, वो क्या करता है, 50 करोड़ जो है वो पशुओं का चारा प्रदान करता है। आगे देखिए रोजगार। रोजगार हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो हमने देखा है कि हमारे भारत देश में जो बेरोजगारी इतनी अधिक मात्रा में हो रही है, या फिर जो बेरोजगारी का संकट था, ये हमने पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में भी रखा था कि हम अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो जो कृषि क्षेत्र है उसका एक ही सबसे बड़ा योगदान रहा है कि उसने जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाया है, चाहे वह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हो। तो कृषि ने क्या किया है, रोजगार उपलब्ध करवाया। अब आप कहेंगे, अब आप सोचेंगे कि अगर कृषि क्षेत्र की बात है तो हम समझते हैं कि उसमें जो मजदूर कार्य कर रहे होते हैं या फिर जो किसान होते हैं उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, परंतु औद्योगिक क्षेत्र में कैसे होता होगा, उसमें जो कच्चा माल होता है वो भी तो कृषि प्रदान करता है, तभी तो उद्योग जो धंधे होते हैं वो खुल पाते हैं। अगर कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योगों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो कृषि क्षेत्र, इसी से अगर हम तृतीय क्षेत्र की तरफ चलें, अगर जैसे कि तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवाएं आती हैं, तो उसमें अगर उद्योगों में कोई माल ही तैयार नहीं होगा तो सेवाएं कैसी दी जाएगी। अगर उद्योगों में कच्चा माल नहीं पहुंचेगा तो माल तैयार नहीं होगा, इससे जो सेवाएं हैं तृतीय क्षेत्र का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो जो रोजगार है उसे उपलब्ध कराने में भी जो कृषि है उसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिए औद्योगिक कच्चा माल। मैंने जो आपको ऊपर बात बताई, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कृषि क्षेत्र रोजगार किस प्रकार से प्रदान करता है। यहाँ पर है कच्चा माल, जो उद्योग है उनको क्या करता है कृषि क्षेत्र, कच्चा माल प्रदान करता है, उपलब्ध करवाता है कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल होता है जिसके बिना हम अपने वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, जो उसका बेस होते हैं, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कपड़ा मिल खोल रहे हैं तो उसमें कपड़े का उत्पादन करने के लिए आपको कच्चे माल के रूप में कपास चाहिए होगा। तो कपास क्या है, वो कृषि क्षेत्र से आता है। कृषि जो होते हैं वो क्या करते हैं, कपास उगाते हैं और फिर उससे क्या होता है, उससे कपड़ा बनकर तैयार होता है मिलों में। इसी तरीके का अगर हम और उदाहरण देखें, जैसे कि जो चीनी है, अगर आपको उसका उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या होगा, जो गन्ने हैं वो कहाँ से आते हैं, कृषि क्षेत्र से आते हैं। तो जो कृषि क्षेत्र है वो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसमें भी जो कृषि क्षेत्र है उसका बहुत अधिक मात्रा में योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो कृषि वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, वो भारत से किसी दूसरे देश में जाती है। जैसे कि हमारा देश किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, हमारा देश जो चाय है, असम में जो चाय होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जो जूट है, काजू और तंबाकू, तो इन सारी वस्तुओं के लिए जो हमारा देश है वो प्रसिद्ध है, और इन सारी वस्तुओं का जो निर्यात है वो भारत देश से होता है दूसरे देशों में। तो इससे क्या होता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसका श्रेय किसको जाता है, कृषि को जाता है। अब आगे देखिए घरेलू व्यापार में योगदान। जो घरेलू व्यापार है, हमारे देश में जो व्यापार होता है उसमें भी कृषि क्षेत्र का योगदान है। किस प्रकार से है, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो अधिक से अधिक क्या करती है, अधिक से अधिक कृषि वस्तुओं को खरीदना पसंद करती है, जिससे कि जो घरेलू व्यापार होता है उसमें वृद्धि होती है। तो ये हो गई भारतीय कृषि की महत्व या फिर भूमिका। अब आगे देखिए भारतीय कृषि की विशेषताएं या फिर समस्याएं। अगर आपसे विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप विशेषताओं में महत्व मत लिख के आ जाइएगा, इसकी विशेषताएं ये हैं। तो देखिए निम्न उत्पादकता। जो उत्पादकता है उसे उत्पादकता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर भूमि में उत्पादन।
प्रति हेक्टेयर भूमि में उत्पादन को उत्पादकता कहा जाता है। तो हमारा जो कृषि है, भारतीय कृषि, उसकी ये एक कमी कही जा सकती है कि जो बाहरी जो देश है उनसे अगर तुलना की जाए तो भारतीय कृषि की क्या है, निम्न उत्पादकता है, जिसके कारण, और निम्न उत्पादकता क्या होती है, पिछड़ेपन का प्रतीक होती है कि हमारे देश में विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण जो कृषि है उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होता है और उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। तो ये क्या पिछड़ेपन का कारण साबित होता है। इसके साथ साथ अगर निम्न उत्पादकता है, मतलब कि जो उत्पादन है वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है कृषि क्षेत्र में, तो इससे एक और इफेक्ट ये पड़ता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता, औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो आप देख रहे हैं कृषि की निम्न उत्पादकता से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी हमारे देश में इतनी सारी जो जनता है वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और फिर भी जो निम्न उत्पादकता हमें दिखाई देती है। आगे देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी। हमारे देश में मैंने अभी भी कहा कि बहुत अधिक मात्रा में जो जनता है वो कहाँ लगी हुई है, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। एक तो जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है वो क्या करते, कृषि क्षेत्र की तरफ जाते हैं, और जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं। परंतु आप ये देखते हैं, कभी आप कहीं खेतों में गए होंगे तो कभी आपने देखा होगा कि एक परिवार के सदस्य या फिर एक खेत में जितनी आवश्यकता होती है मजदूरों की, उससे ज़्यादा जो मजदूर है वो कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। मतलब कि एक खेत में जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा, या फिर कहा जाए पूरा पूरा जो परिवार होते हैं वो खेत में लगे होते हैं, जिससे कि हमें क्या लगता है, इस परिवार के सदस्य क्या है, रोजगार है उनके पास एक। परंतु असल में देखा जाए, अगर उस खेत में से, उस कृषि क्षेत्र में से अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पादन उतना का उतना ही होगा। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं कि अगर एक परिवार खेती करता है, मतलब कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो खेती करते हैं, तो क्या है, खेती करते हैं, अगर उसमें से मान लीजिए 5 हैं, परिवार के सदस्य 5 हैं, उसमें से 2 सदस्यों की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या हो गया, 3 ही सदस्य रह गए जो खेती कर रहे हैं। परंतु जो उत्पादन पहले होता था वही उत्पादन अब भी होगा, क्योंकि जो खेती के लिए 3 ही, असल में 3 ही जो लोग हैं उनकी आवश्यकता थी, 2 लोग ऐसे ही लगे हुए थे। तो इसको कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अब आगे देखिए, वर्षा पर निर्भरता। जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो कृषि होती है, जो खेती होती है, वो ज्यादातर क्या होता है, वो वर्षा पर निर्भर होती है। हमारा जो भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय से ही जो कृषि क्षेत्र है उसमें ऐसी कोई भी तकनीक नहीं थी, या फिर तकनीक आ भी गई है वर्तमान में, तो जो खेत हैं वो बटे हुए हैं अलग अलग हिस्सों में, जिससे कि तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। तो मॉनसून पर अधिक निर्भरता होती है कृषि की, जिससे कि अगर कभी वर्षा अच्छी हुई तो इसका मतलब क्या था, अच्छी फसल होगी। अगर वर्षा ज्यादा हो गई, खराब हो गई या फिर नहीं हुई तो इसका मतलब क्या था, जो खेती है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, जो उत्पादन है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, जिससे कि ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखा जा सकता है, वर्षा पर निर्भरता। क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर सकता, एक किसान जो है वो इस चीज को नियंत्रण में नहीं कर सकता, वर्षा कितनी होनी चाहिए, जितनी उसकी फसल के लिए जितना पानी आवश्यक है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसकी फसल नष्ट है। तो ये क्या है, इसकी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखा जा सकता है, नकारात्मक बिंदु। आगे देखिए, निर्वाह खेती। हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले तो निर्वाह खेती की जाती थी, परंतु अभी भी निर्वाह खेती की जाती है, क्योंकि जो किसान है उसका एक उद्देश्य यही होता है कि उसके पास जो खेत है उससे वो क्या करे, अपने परिवार का पेट पाल सके, अपने परिवार को भोजन उपलब्ध करवा सके, यही उसका एक मेन मकसद होता है। जिससे कि जो व्यापारिक फसलें होती हैं उसका उत्पादन वो नहीं करता और व्यापार नहीं करता है। ये क्या है, इसका एक बहुत ही खराब चीज है, जिससे कि जो किसान है वो ना ही कभी धन अर्जित कर पाता है और ना ही निवेश कर पाता है। तो ये क्या है, ये भी एक समस्या है कृषि के अंतर्गत। परंतु अब तो देखा जा रहा है कि जो कृषि में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं, व्यापारिक खेती भी की जाती है।
पर अगर हम उससे हटाकर उन परिवारों को देखें जो छोटे छोटे परिवार हैं, उन परिवारों को देखें तो वो क्या करते हैं, केवल अपना पेट पालने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं, निर्वाह करने के लिए कृषि करते हैं। आगे देखिए लघु जोते। जिस भूमि पर किसान खेती करता है उसको जोत कहा जाता है। लघु मतलब छोटा होता है, तो लघु जोते। हमारे देश में जो भारतीय कृषि है उसकी एक विशेषता कही जा सकती है, समस्या कही जा सकती है कि जो भारत में जो जोतें हैं वो बहुत ही छोटे छोटे आकार में है, या फिर कहा जा सकता है बिखरी हुई है। अगर मैं एक किसान हूं तो मेरी जो जोत है एक यहाँ पर है, एक फिर यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो इससे क्या है, जो तकनीक है जैसे कि जो ट्रैक्टर हो गए, इन सारी तकनीकों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती। मेरी जो भूमि है वो चाहे कुल मिलाकर अधिक हो, परंतु वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, जिससे कि मैं उस पर तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकती और फसल में वृद्धि नहीं कर सकती। लोग काम करते हुए तो ज्यादा दिखते हैं कृषि में, परंतु जो उत्पादन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसको सुधारने का प्रयास, तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता के बाद जो कृषि थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसे वर्तमान से रिलेट मत कीजिएगा। आगे देखिए पिछड़ी तकनीक। स्वतंत्रता के समय जो कृषि थी उसके छोटे आकार के कारण उसमें तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो सिंचाई की सुविधा है या फिर सिंचाई की जो तकनीक है उससे भी परिचित नहीं थे, और इसके साथ साथ जो किसान है वो बहुत ज्यादा गरीब होते थे। इसके कारण वो क्या करते थे, पिछड़ी हुई तकनीकों का प्रयोग करते थे। और आधुनिक उपकरण हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया। थ्रेशर क्या होता है, जो गेहूं निकालने के बाद गेहूं के ऊपर जो लगा हुआ होता है उसे हटाने के लिए क्या किया जाता है, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे कि जो पिछली तकनीकों के कारण कम उत्पादकता होती थी। ये भी इसकी एक समस्या थी। इन समस्याओं को हल किया गया, ये किस प्रकार से किया गया हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर। थैंक यू।